टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स की इस वीडियो में हम यूनिट रूट टेस्ट को स्टडी करेंगे कि हम इनको किस तरह से स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली हम एक यूनिट रूट टेस्ट यानी ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट को डिटेल में देखेंगे और हम उसको आर में सिमुलेट करके भी देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में स्पूरियस रिग्रेशन के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से स्टेशनैरिटी स्पूरियस रिग्रेशन कॉज कर सकती है। तो और हमने कुछ केसेस को सिमुलेट करके देखा था कि जिसमें हमने खुद से कुछ सीरीज जनरेट की थी। लेकिन अगर हमारे पास एक गिवन डाटा हो और एक गिवन टाइम सीरीज हो जो कि रियल वर्ल्ड डाटा है और हमने चेक करना हो कि क्या उसमें स्टेशनैरिटी है या नहीं, तो उसके लिए हम यूनिट रूट टेस्ट को यूज़ करते हैं और यूनिट रूट टेस्ट बेस करते हैं हमारे AR1 मॉडल पे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया। AR1 मॉडल में हम किसी भी वेरिएबल को उसकी एक फर्स्ट लैग के ऊपर रिग्रेस कर रहे होते हैं, यानी हमारे AR1 मॉडल के मुताबिक y वेरिएबल की tth वैल्यू डिपेंड कर रही होती है y की t-1th वैल्यू के एक फ्रैक्शन प्लस एक एरर टर्म पे। और हमने देखा था कि इस ऑटो रिग्रेसिव कोफिशिएंट यानी रो की वैल्यू की बेस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी। तो यूनिट रूट टेस्ट में भी हम ऐसा ही करते हैं कि एक वेरिएबल y को उसके फर्स्ट लैग पे रिग्रेस करते हैं, और जो हमारे पास कोफिशिएंट एस्टिमेट होता है वो अगर तो हमारे पास 1 के इक्वल आए तो फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो सीरीज नॉन स्टेशनरी है, और अगर वो कोफिशिएंट लेस देन 1 है तो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो टाइम सीरीज है वो स्टेशनरी है। तो इस केस में हमारा H0 यानी नल हाइपोथेसिस ये होता है कि रो इज इक्वल टू 1 यानी हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है, और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है कि रो इज लेस देन 1 यानी कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है। तो यूनिट रूट टेस्ट की कई टाइप्स हैं और इसमें मुख्तलिफ इसी AR1 मॉडल की बेस पे कई टेस्ट डेवलप हुए हैं। उनमें से एक फेमस टेस्ट डिकी फ्यूलर टेस्ट है, और हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिकी फ्यूलर टेस्ट को ही स्टडी करेंगे। तो AR1 मॉडल की इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक y वेरिएबल अपने फर्स्ट लैग पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारे पास जहाँ पे जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ रहे हैं उसमें रो की वैल्यू 1 के साथ कंपेयर की गई है। लेकिन जब हम आम तौर पे कोई भी रिग्रेशन रन करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल y को x पे रिग्रेस करते हैं, तो जो उसका कोफिशिएंट होता है β1, तो हम उसके लिए एक t स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं जो कि चेक करता है कि क्या वो बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम उस सेम प्रोसीजर को अपने इस डिकी फ्यूलर टेस्ट यानी या यूनिट रूट टेस्ट में अप्लाई करने के लिए डिकी फ्यूलर ने ये एक मेथड यूज़ किया कि जिसमें उन्होंने इस इक्वेशन में से y-1 को दोनों साइड पे सबट्रैक्ट कर दिया, और फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास एक डिफरेंस की फॉर्म आ गई डेल्टा y-t, जबकि यहाँ पे y-1 को कॉमन लेने से ρ-1 यहाँ पे इसका एक कोफिशिएंट बन गया। तो इस तरह से डिकी फ्यूलर टेस्ट में हम डेल्टा y-t को यानी y-t के फर्स्ट डिफरेंस को रिग्रेस करते हैं y-t के फर्स्ट लैग यानी y-t-1 पे, और इस कोफिशिएंट को ρ-1 को हमने गैमा का नाम दे दिया। और वंस अगेन मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो हो सकता है किसी और टेक्स्ट बुक में कोई और सिंबल यूज़ हुआ। तो यहाँ पे जो गैमा की वैल्यू है उसकी बेस पे डिकी फ्यूलर टेस्ट ये एस्टिमेट करता है कि ये हमारे पास सीरीज स्टेशनरी है या नहीं है। तो ये हमारे पास डिकी फ्यूलर टेस्ट की इक्वेशन आ गई, और हमने देखा था कि और जो आम टी स्टैटिस्टिक होते हैं वो ये टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लिंक है या नहीं।
यानी और वो ये इस तरह से चेक करते हैं कि वो देखते हैं कि उनका जो कॉफिशिएंट आया है रिग्रेशन का, क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं। और उस केस में हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉफिशिएंट, जो कि इस केस में गैमा है, वो 0 के इक्वल है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि हमारा 2 टेल टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम 1 टेल टेस्ट लें तो हम उसको इस केस में 1 टेल टेस्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलरली लेस देन 1, हमें लेस देन की वैल्यू डिज़ायरेबल है, तो हम यहाँ पे 1 टेल टेस्ट यूज़ करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, जिसमें गैमा की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में गैमा लेस देन 0 है। तो अगर हम अपने नल हाइपोथेसिस को देखें जो कि गैमा इज इक्वल टू 0 है, और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि गैमा असल में हमने रो -1 को नाम दिया था गैमा का। तो अगर गैमा की जगह रो -1 पुट करें तो इसका मतलब रो -1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है रो इज इक्वल टू 1। और रो इज इक्वल टू 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि रो इज इक्वल टू 1 के केस में सीरीज नॉन स्टेशनरी होती है। तो यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस गैमा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गैमा लेस देन 0 में अगर हम गैमा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है रो इज लेस देन 1, यानी कि सीरीज स्टेशनरी है। तो यानी अगर डिकी फ्यूलर टेस्ट में हम वाई टी के पहले डिफरेंस को रिग्रेस करें वाई के फर्स्ट लेग पे, तो अगर हमारा कॉफिशिएंट 0 के इक्वल आए तो फिर इसका मतलब है हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है, और अगर वो लेस देन 1 आए तो इसका मतलब है कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है। तो आम रिग्रेशन एनालिसिस में हम जब टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें बताता है कि क्या हमारा कॉफिशिएंट 0 के इक्वल है या नहीं है, तो उसकी वैल्यू एक आम टी डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। लेकिन हमारा यहाँ पे केस डिकी फ्यूलर टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारी नॉन स्टेशनरी सीरीज में एक नॉन स्टेशनरी सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोवेरिएंसेस कांस्टेंट नहीं होती, यानी कोवेरिएंसेस टाइम के साथ साथ इंक्रीज, या नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वेरिएंसेस कांस्टेंट नहीं होती, यानी उस नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज में वेरिएंसेस टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे आम टी स्टैटिस्टिक्स को डिस्टर्ब कर सकती है, तो हम उसके लिए नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बल्कि हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन, एक और स्टैटिस्टिक टो स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं, जो कि जिसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ डिकी एंड फ्यूलर ने कैलकुलेट की थी। और हम यानी हमारे पास जो डिकी फ्यूलर टेस्ट को रन करने के बाद जो टी स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, या एक वैल्यू जिसको हम यूज़ करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास टॉ स्टैटिस्टिक होगा। और टॉ स्टैटिस्टिक्स का रूल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमारा जो टॉ एस्टिमेट हुआ है या कैलकुलेट हुआ है वो टॉ की क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी हमारा नल हाइपोथेसिस नॉन स्टेशनरी सीरीज का है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है। और अगर हमारे पास टी की वैल्यू टॉ की क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आती है तो फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, यानी हम नॉन स्टेशनरी को रिजेक्ट नहीं करेंगे और कहीं कंक्लूड करेंगे कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी ही है। तो जैसा कि हमने देखा था डिकी फ्यूलर टेस्ट AR1 मॉडल के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसी की बेस पे डिकी फ्यूलर टेस्ट की भी 3 वेरिएशंस हो सकती हैं। पहली वेरिएशन में हम किसी कांस्टेंट या ट्रेंड को इंक्लूड नहीं करते, दूसरी वेरिएशन में हम ड्रिफ्ट को इंक्लूड करते हैं लेकिन ट्रेंड को इंक्लूड नहीं करते, और थर्ड वेरिएशन में हम ड्रिफ्ट को भी इंक्लूड करते हैं और ट्रेंड को भी इंक्लूड करते हैं।
तो इस बेसिस पे हमारे पास डिकी फ्यूलर टेस्ट की 3 टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन डिकी फ्यूलर टेस्ट में एक मसला था और वो ये था कि इसके अंदर इस डिकी फ्यूलर की इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ऑटो कोरिलेशन का मसला एग्जिस्ट कर सकता है। ऑटो कोरिलेशन सिंपली ये होता है कि हमारे एरर टर्म्स जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड निकल आते हैं। और ऑटो कोरिलेशन का मसला क्यों होता है और हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है उसकी डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको सिंपली सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि हम लैग्ड डिफरेंस टर्म्स को इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करा दें। यानी हम डेल्टा वाई टी माइनस 1, डेल्टा वाई टी माइनस 2, डेल्टा वाई टी माइनस 3 अप टू m डिफरेंसेस जो हैं हम लैग डिफरेंस टर्म्स इंट्रोड्यूस करा दें। और इसको इंट्रोड्यूस कराने से हमारा ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इन लैग्ड डिफरेंस टर्म्स को इंक्लूड करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट प्लस हमारा वाई टी माइनस 1, डेल्टा वाई टी माइनस 1 प्लस ट्रेंड प्लस ये हमारे पास लैग डिफरेंस टर्म्स हैं। और यहाँ पे हम m लैग डिफरेंस टर्म्स यूज़ कर रहे हैं और m से मुराद हम कितनी लैग डिफरेंस टर्म्स यूज़ कर रहे हैं और वो डिपेंड करता है कि हम उसके पास हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं कि हम चूज़ करें कि हमने कितने लैग डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस कराने हैं, जिनमें से 2 क्राइटेरिया AIC और BIC हैं जो कि अभी हम देखेंगे। लेकिन उनके पीछे की बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट क्या है या वर्किंग क्या है उसके लिए आप किसी इकोनोमेट्रिक्स की टेक्स्ट बुक में ऑटो कोरिलेशन का चैप्टर देख सकते हैं, लेकिन वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ADF की टेस्ट इक्वेशन आ गई है और अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे R में रन करने के लिए और टेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो टाइम सीरीज़ है क्या वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी। तो अब हम चलते हैं R स्टूडियो की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि R में हम मुख्तलिफ फंक्शंस को यूज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए। तो हमारे पास R में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होती हैं और कुछ फंक्शंस जो कि हम मुख्तलिफ जो कि R में बिल्ट इन नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ डेवलपर्स ने डेवलप किए होते हैं और उनको वो पैकेजेस की फॉर्म में दूसरों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि ताकि एक ज़्यादा कम्युनिटी ऑफ R यूज़र्स जो हैं वो उनके उन फंक्शंस को यूज़ कर सके जो कि उन्होंने खुद से R में डेवलप किए हैं। तो पैकेजेस R में मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं जो कि R की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं और उसमें न्यू फंक्शंस को ऐड करते हैं। तो हमारे पास ADF टेस्ट को रन करने के लिए हम दो पैकेजेस को इस दफ़ा इस वीडियो में देखेंगे। उनमें से एक T सीरीज़ है और एक URCA है। तो जब हम किसी भी पैकेज को फर्स्ट यूज़ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पैकेज को इंस्टॉल करें और पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि हम फंक्शन लिखें install.packages और उसके अंदर हम कोट्स में उस पैकेज का नाम लिखें। तो पहला पैकेज जो हम यूज़ करेंगे वो है T सीरीज़ और मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ था लेकिन मैंने डिलीट किया ताकि मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकूँ। और जब मैं ये रन करता हूँ तो फिर मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरे पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये दोनों पैकेजेस अब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए। इसके बाद मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि पैकेजेस को इंस्टॉल सिर्फ आपने अपने कंप्यूटर में एक दफ़ा करना होता है और उसके बाद आपको दोबारा इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जब भी अपना सेशन R का सेशन आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सिंपली उनको लोड करना पड़ता है और दोबारा उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि ये लाइंस आपने सिर्फ तभी रन करनी है अगर आपके पास ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुए
और अगर इंस्टॉल हुए हैं तो आप इनको रन ना करें, और उसके लिए मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया ताकि ये लाइन बाय डिफ़ॉल्ट रन ना हो। हमारे पास जो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं पैकेजेस की पेन में कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं हमारे सिस्टम में। और यहाँ पे टिक का मतलब है कि वो पैकेज एक्टिवेट भी हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैकेजेस एक्टिवेट नहीं होते। जब अगर हम कोई पैकेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए अपने सेशन के स्टार्ट में ये कमांड रन करते हैं, यानी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर उस पैकेज के नाम लिखते हैं। तो हम URCA और T सीरीज़ को लोड करने के लिए हम इसको रन करते हैं, लाइब्रेरी URCA और लाइब्रेरी T सीरीज़। तो अब हमारे पास ये T सीरीज़ और URCA में टिक लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास लोड हो चुके हैं। तो इस एग्जांपल में हम एक R का डाटा सेट यूज़ करेंगे जो कि इस पैकेज के साथ आया है। हमारे पास R में कुछ बिल्ट इन डेटा सेट्स होती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक एम्प्टी कार्स का डाटा सेट था, इसी तरह डायमंड का डाटा सेट है। तो इस तरह के डाटा सेट्स को लोड करने के लिए हम डाटा का फंक्शन यूज़ करते हैं, और जब हमने डाटा ब्रैकेट लिखी तो हमारे पास उसने बता दिया कि हमारे पास कौन कौन से डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। ये कर्ली ब्रैकेट में शो कर रहा है कि ये डाटा सेट हमारे पास कहाँ से आया है, यानी कि ये किस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो जब हमने T सीरीज़ का पैकेज इंस्टॉल किया तो हमारे पास ये सारे डेटा सेट्स इस T सीरीज़ के पैकेज के साथ बिल्ट इन आ गए। इसी तरह URCA के पैकेज के साथ ये सारे डेटा सेट्स बिल्ट इन आ गए, और ये डेटा सेट्स का पैकेज जो कि R में बिल्ट इन होता है, ये वाले सारे पैकेज डेटा सेट्स वो हैं जो कि R में बिल्ट इन है, जिसमें से ये एम्प्टी कार्स का डाटा सेट हमने पिछली एक वीडियो में चेक किया था। तो अब हम URCA में एक बिल्ट इन डाटा सेट RAO टेबल 3 को यूज़ करेंगे, और ये आपने याद रखना है कि डेटा के फंक्शन में जब भी आप कोई सिलेक्ट करते हैं तो उसको आपने डबल कोट्स में डालना है। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन भी आता है, अगर आप उसमें से किसी ऑप्शन पे जाएं और फिर उसको क्लिक करें या फिर टैब के बटन को दबाएं तो वो उसको ऑटो कंप्लीट करके लिख देता है। इससे हमारा कोड जल्दी लिखा जाता है। तो इस डाटा सेट को मैं लोड करूँगा, और इसमें हमारे पास 6 वेरिएबल्स की 99 ऑब्जर्वेशन है, यानी हमारी टाइम सीरीज़ की लेंथ 99 है और इसके वेरिएबल्स 6 हैं। और अब मैं देखने के लिए कि इसमें क्या वेरिएबल्स हैं, मैं एक फंक्शन str को यूज़ करता हूँ जो कि स्ट्रक्चर इसका शो करेगा कि इस डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है। इसको मैंने ये डेटा फ्रेम चूँकि मेरे पास लोड हो गया था तो अब मैंने डबल कोट्स यूज़ नहीं किए। तो हमारे पास इसमें 6 वेरिएबल्स हैं, LC, LI, LW और कुछ और उनकी 99 ऑब्जर्वेशन है। अब इस डेटा सेट की मज़ीद डिटेल में इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क किसी भी फंक्शन या डेटा सेट की मज़ीद डिटेल को फैच करके लेके आता है। तो मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क RAO टेबल 3 और इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक हेल्प फाइल ओपन हो गई है जिसमें इस डेटा सेट की डिटेल है कि ये एक्चुअली में यूके का डेटा सेट है फ्रॉम 1966 के लास्ट क्वार्टर टू 1991 का सेकंड क्वार्टर, और इसमें LC जो है वो रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नेचुरल लॉग है, और LI रियल इनकम का नेचुरल लॉग है, LW रियल वेल्थ का नेचुरल लॉग है, और यहाँ पे कुछ डमी वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इन 3 टाइम सीरीज़ को जो कि 1966 के इस टाइम रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, इन टाइम सीरीज़ के ऊपर को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये स्टेशनरी है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको प्लॉट करके देखते हैं। तो मैं plot.ts का फंक्शन यूज़ करता हूँ, और हमने किसी डेटा फ्रेम में से कोई वेरिएबल सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास हम पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं और फिर डॉलर का साइन लिख के उस
वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो पहले मैं LC को प्लॉट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी है इसलिए प्लॉट लोड नहीं हुआ। तो ये हमारे पास RAO टेबल 3 $LC का प्लॉट बन गया। अब मैंने चूँकि इसी डेटा फ्रेम RAO टेबल 3 को बार बार यूज़ करना है, तो मैं हर दफ़ा RAO टेबल 3 $LC लिखने के बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं इस RAO टेबल 3 को अपनी मेमोरी में सेव करता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है अटैच, और उसके बाद अटैच में आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख दें RAO टेबल 3। इस फंक्शन से ये होगा कि अगर आपने इस डेटा फ्रेम में से कोई भी वेक्टर को यूज़ करना है, तो आपको उस डेटा फ्रेम का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप डायरेक्टली सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो भी वो उसकी मेमोरी में स्टोर होगा कि ये एक्चुअल में RAO टेबल 3 का एक वेरिएबल है। तो अब हम इसको दोबारा प्लॉट करते हैं। तो ये LC का प्लॉट है। फिर हम LI को प्लॉट करते हैं। LI का भी इस तरह का कुछ प्लॉट बन रहा है, और फिर LW का भी प्लॉट करते हैं। तो बज़ाहिर हम देख सकते हैं कि ये तीनों टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है, लेकिन अब हम इनको प्रॉपरली टेस्ट करके भी देखते हैं। तो हमारे पास R में जो हमने 2 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, हम इनमें से किसी भी एक पैकेज के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों पैकेजेस को ट्राई करते हैं। तो T सीरीज़ में टाइम जो है ADF यानी ऑगमेंटेड डिकीफ्यूलर टेस्ट को रन करने के लिए हमारे पास एक कमांड है ADF.test, और उसके अंदर उसका सिंटैक्स ये है कि उसको सबसे पहले आपने वो अपनी टाइम सीरीज देनी है, जो कि हमारे पास, हम पहले LC को चेक करते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि वो सीरीज स्टेशनरी है या आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेशनरी का होगा या एक्सप्लोसिव का। तो हम ये कमांड नहीं देते। और के जो है हमारे पास ये पूछ रहा है कि हमें कितने लैग्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, और अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये फार्मूला यूज़ करेगा, जिसका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमने T सीरीज़ का फंक्शन ADF.test रन किया LC वेरिएबल के ऊपर, और उसका हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है। इसने लैग ऑर्डर 4 लैग्स यूज़ किए और उसकी P वैल्यू आई 0.63। हमारे इस मॉडल के अंदर गैमा की जो वैल्यू है, उसकी सिग्निफिकेंस का जो टेस्ट रन हुआ है, उसकी P वैल्यू 0.63 आई है, और ये हमारे पास 0.05 से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हम कंक्लूड करेंगे कि हमारी ये टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी है। हमारे पास डिकीफ्यूलर टेस्ट का ये क्राइटेरिया है, और आमतौर पे हम टॉ स्टैटिस्टिक्स या टी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास गैमा कॉफिशिएंट की इसने टॉ स्टैटिस्टिक्स की P वैल्यूज़ कैलकुलेट की, और P वैल्यूज़ एक्चुअली में टॉ या टी स्टैटिस्टिक्स से ही कैलकुलेट होती हैं। और उसमें हम हमारा रूल ये होता है कि अगर P वैल्यू हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हम आमतौर पे 5% से अज्यूम करते हैं, अगर तो 5% से लेस हो हमारी P वैल्यू, तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर 5% से ग्रेटर हो तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते। तो हमारे पास चूँकि इसकी वैल्यू 5% से यानी 0.05 से काफ़ी हाई आई है, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और हम कंक्लूड करेंगे कि ये नॉन स्टेशनरी है। लेकिन ये हमारे लिए कुछ इतना इंट्यूटिव और एक्सप्लेनेटरी नहीं था हमारे लिए ये समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी कि हम डिकीफ्यूलर के टेस्ट की वेरिएशन स्पेसिफाई करते कि हमने विद कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट या विद ट्रेंड हमने मॉडल को अज्यूम करना है, और हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं थी कि लैग ऑर्डर का कोई बिल्ट इन क्राइटेरिया या AIC या BIC सिलेक्ट कर दें। तो इसलिए हमारे पास एक बेहतर जो फंक्शन ADF.test से एक ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी
टेस्ट का फंक्शन है वो हमारे URCA के पैकेज में है, और वो फंक्शन है ur.df का फंक्शन। तो अब हम ur.df के फंक्शन से सेम ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट को रन करके देखते हैं। तो हमने पहले ur.df लिखा और हम उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने अपनी टाइम सीरीज देनी है, और फिर हम चूज कर सकते हैं कि हमने ADF की कौन सी वेरिएशन हमें चाहिए, यानी नन या ड्रिफ्ट या ट्रेंड। ये हमारे पास नन मॉडल है, ये ड्रिफ्ट है और ये ट्रेंड है। यहाँ पे मैंने डिकी फ्यूलर टेस्ट की वेरिएशन लिखी है, लेकिन ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट की भी सेम वेरिएशन है, तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इस ur.df के फंक्शन के थ्रू। तो हम पहले ट्रेंड सीरीज को हम दोबारा से इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी टाइम सीरीज देनी है जो कि LC है। उसके बाद टाइप में हमने अपना मॉडल स्पेसिफाई करना है, तो हम विद ट्रेंड एंड ड्रिफ्ट यानी थर्ड वेरिएशन को चूज करते हैं, जिसके लिए हम ट्रेंड यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम लैग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने लैग्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लैग्स को चाहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया के थ्रू, यानी AIC या BIC के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली लैग्स को डिटरमिन करे। तो फिर यहाँ पे हम लैग्स की एक मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, मसलन 10, और फिर सिलेक्ट लैग्स के आर्गुमेंट में हम उसको बताते हैं कि हमें कौन सा क्राइटेरिया चाहिए। फॉर एग्जांपल हम AIC क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये फंक्शन बेसिकली इसको हम कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन में भी ला सकते हैं। अगर हमारे पास किसी फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज ना हुई हो तो R ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोड अभी कंप्लीट नहीं है, और वो अगली लाइन का भी कोड साथ रन कर लेता है। तो इस तरह से हम इसको रीडेबल बनाने के लिए अगली लाइन पे भी लिख सकते हैं। तो ये ur.df का फंक्शन हमारे पास विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड का मॉडल यूज करेगा, और हमने जो अपने मॉडल में यहाँ पे लिखा था कि ये लैग्ड डिफरेंस टर्म्स यूज होंगी। ये लैग्ड डिफरेंस टर्म्स यूज कितनी होंगी, उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, मसलन AIC एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो हम एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया को यूज करते हैं, और चूंकि हमने सिलेक्ट लैग्स स्पेसिफाई कर दिया तो AIC जितने लैग्स देगा वो उसी को ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर वो लैग्स 10 से ज़्यादा हुए तो फिर वो 10 को यूज़ करेगा, वरना AIC को ही यूज़ करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो 10 ही यूज़ करे और कोई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया ना यूज़ करे तो हम यहाँ पे फिक्स्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी AIC को यूज़ करते हैं। और अब हम इस टेस्ट को रन करके देखते हैं। तो इस टेस्ट का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया, लेकिन हम अगर इसकी मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम इसको पहले किसी जगह सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ur.lc में हम इन रिज़ल्ट्स को सेव कर लेते हैं, और फिर हम समरी फंक्शन को यूज़ करते हैं जो ur.lc हमने सेव किया है उसकी डिटेल्स को फैच करने के लिए। तो अब हमारे पास इस हमारे ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट के में ज़्यादा डिटेल्स आ गई हैं। हमारे पास ये रिज़ल्ट चूँकि वो 2 लाइंस पे जा रहा है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ, ताकि मैं इस पेन को बंद कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ ताकि वो एक ही लाइन पे है। तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से हैं कि इसने टोटल 7 लैग्स यूज़ किए हैं, और इसमें जो हमारा इंटरसेप्ट यानी ड्रिफ्ट है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रही है 5% के ऊपर, और हमारे पास जो हमारा मेन फर्स्ट लैग है जिसके ऊपर हम रिग्रेस कर रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है 5% पे, और हमारी टाइम ट्रेंड भी सिग्निफिकेंट पे आ रही है। इसका मतलब जो हमने ट्रेंड मॉडल स्पेसिफाई किया था वो ठीक था,
और अब हम स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू देगा टेस्ट स्टैटिस्टिक की, जो कि असल में हमारी टॉस स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, और ये पहली वैल्यू टॉस स्टैटिस्टिक की वैल्यू है जो कि -2.92 आ रही है। और यहाँ पे उसने उसकी क्रिटिकल वैल्यूज दी हैं डिफरेंट, -1%, 5% और 10% की। तो अगर हम 10% की क्रिटिकल वैल्यू देखें जो -3.15 है, तो उससे हमारी टॉस स्टैटिस्टिक की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो इसमें ये वाली वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से। तो अगर हम दोबारा जाएं अपने डिसीजन रूल्स की तरफ, तो अगर हमारी टी क्रिटिकल से हायर आए तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी है। तो जैसा कि हमने शुरू में प्लॉट भी की थी, हमें अपनी टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी नज़र आ रही थी, उसी तरह से इस रिजल्ट में भी शो हुआ कि हमारी टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी ही है। यहाँ पे टॉ 3, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है ये phi2 की है और थर्ड वैल्यू phi3 की है। यहाँ पे टॉ 3 का मतलब ये है कि ये ऑगमेंटेड डिके फ्यूलर की थर्ड वेरिएशन यानी विद कांस्टेंट एंड विद ट्रेंड की ये क्रिटिकल वैल्यू है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे डिके फ्यूलर टेस्ट या ADF की 3 वेरिएशन है, और इन तीनों वेरिएशंस के लिए टॉ की सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी डिफरेंट हैं, और इसलिए हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे मॉडल की बेस पे क्रिटिकल वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। तो इससे हम कंपेयर करके हमने कंक्लूड किया कि हमारा ये वेरिएबल यानी LC का वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है। अब हम यही सेम टेस्ट अपने दूसरे वेरिएबल यानी LW पे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। पहले हम ADF.test का फंक्शन रन करते हैं और उसमें हमारी P वैल्यू 0.9 आई है, यानी जो कि 5% से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम H0 को रिजेक्ट और ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो टाइम सीरीज है वो नॉन स्टेशनरी है। इसी तरह से हम अपना दूसरा टेस्ट रन करते हैं। उसके लिए हम इसको ur.lw में सेव करते हैं और इस ur.lw में सेव करते हैं हम ur.df फंक्शन के रिजल्ट्स, और उसको हम टाइम सीरीज पहले देते हैं lw, और उसको टाइप में हम पहले नन मॉडल यूज करते हैं, यानी विदाउट ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड, जस्ट टू सी के क्या होता है। उसके बाद हम लैग्स में 5 लैग्स दे देते हैं और फिर सिलेक्ट लैग्स में फिर से AIC का ही क्राइटेरिया देते हैं, और फिर हम उसका समरी फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी तरीका है कि हम पहले इसको किसी वेरिएबल में सेव करें और फिर उस वेरिएबल की समरी करें। तो उसके बजाय हमारे पास एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट ही समरी फंक्शन लिखें और उसके अंदर हम ये वाला फंक्शन इनपुट करते हैं। तो अब जो है जो ur.df फंक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो समरी फंक्शन उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके हमें दे देगा। तो इसको अब हम रन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नन नॉट फाउंड। यहाँ पे मैंने नन को डबल कोट्स में नहीं लिखा था। इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इसमें टाइम ट्रेंड और इंटरसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, और इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट लैग है यानी जिस पे हम ऑटो रिग्रेस किया yt-1 पे, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल था वो हमने सही तरह से स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर हम टॉ स्टैटिस्टिक की वैल्यू देखें तो 1.3.202 है, जो कि फिर भी इन सब से ग्रेटर है, और फिर भी हम यही कंक्लूड करेंगे कि
हमारी ये टाइम सीरीज जो है नॉन स्टेशनरी है। लेकिन हम फिर से ट्रेंड को यूज़ करते हैं इस पे और फिर चेक करते हैं कि जब हम ट्रेंड को यूज़ करें तो हमारे पास टाइम ट्रेंड सिग्निफिकेंट आ रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट यानी कांस्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम ट्रेंड सिग्निफिकेंट हो गया तो हमारे लिए ड्रिफ्ट एज सच इतना मैटर नहीं करती। और फिर हम अगर देखें अपनी टॉस स्टैटिस्टिक्स को तो वो हमारे पास -1.20 है, जो कि इन सब से ग्रेटर है, तो इसलिए फिर से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज नॉन स्टेशनरी है। फिर भी अब हम अपने इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने AIC सिलेक्ट किया, अब हम BIC को सिलेक्ट करके देखते हैं। AIC ने इसमें टोटल सिर्फ एक लैग चूज किया है और BIC को देखते हैं कि वो BIC कितने लैग चूज करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। BIC ने भी इसमें एक लैग ही यूज़ किया है। आमतौर पर BIC AIC से निस्बतन कम लैग यूज़ करता है, लेकिन चूंकि पहले ही AIC में इतने कम लैग थे तो BIC ने उसको कम नहीं किया। अब हम एक दफ़ा यहाँ पे ड्रिफ्ट मॉडल भी चेक करके देख लेते हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो ड्रिफ्ट मॉडल भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है और इन तीनों मॉडल में हमारे पास सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो ट्रेंड वाला ही मॉडल था, तो वही हम यूज़ करेंगे। अब हम एक दफ़ा से अपने तीसरे वेरिएबल पे भी इसको रन करके देखते हैं। तीसरा वेरिएबल हमारे पास था LI का, हमने LC और LW पे रन किया। अब हम LI पे भी इसको रन करके देखते हैं, सेम फंक्शन ur.df का। इसको अब हम देते हैं LI लैग्स, मैक्सिमम लैग्स हम 10 ही रन करते हैं और AIC को सिलेक्ट करते हैं और हम अपना मॉडल ट्रेंड ही यूज़ करते हैं। तो LI का रिज़ल्ट आ गया है जिसमें हमारे पास टाइम इस 6 लैग सिलेक्ट किए हैं AIC ने। टाइम ट्रेंड भी सिग्निफिकेंट है, इंटरसेप्ट भी सिग्निफिकेंट है और हमारा मेन जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी YT-1 है वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। और टॉस स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास -2.87 है, जो कि सबसे हायर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब टॉ हायर हो तो फिर हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हमारी सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी है। तो हमने देखा कि ये तीनों टाइम सीरीज जो कि हमारे इस डेटा सेट में गिवन थी वो नॉन स्टेशनरी हमारे पास आई हैं इस ऑगमेंटेड डिकी-फ्यूलर टेस्ट को रन करके ur.df के मेथड के थ्रू। तो हमारे पास एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि है इस नॉन स्टेशनरी सीरीज को स्टेशनरी सीरीज में कन्वर्ट करना। तो नॉर्मली जब हमारे पास डेल्टा वाई ये ADF का ये फॉर्म यानी जब हमारे पास YT नॉन स्टेशनरी आती है हमारे ADF टेस्ट में, तो हम इसका फर्स्ट डिफरेंस लेके इस टाइम सीरीज का यानी YT का पहला डिफरेंस लेके फिर उसके ऊपर हम ADF को रन करके चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज स्टेशनरी है यानी कि हम YT का डिफरेंस लेते हैं। इसको हम R में देखते हैं कि मसलन हमारे पास ये LC की सीरीज है, इसमें फ्रैक्शंस में चेंज हो रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू का, हम उस डिफरेंस की सीरीज पहले लेते हैं, इस सीरीज को फर्स्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस की सीरीज आ रही है क्या वो स्टेशनरी है या नहीं। तो हम अब इसको करके R में परफॉर्म करके देखते हैं कि हम इसका फर्स्ट डिफरेंस कैसे लेंगे। मसलन हमने LC का फर्स्ट डिफरेंस लेना है और उसको हम एक नए वेक्टर में सेव कर देंगे, उसको हम DLC का नाम लेते हैं और उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे diff, जो कि इसके लैग डिफरेंसेस लेता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। और इसको हम इनपुट दे देंगे LC जो कि वेरिएबल हमने जिसका फर्स्ट डिफरेंस लेना है। जब हमने ये फर्स्ट डिफरेंस लिया तो फिर हमारे पास ये DLC का वेक्टर जनरेट हो गया।
हमारे पास जो ओरिजिनल LC का वेक्टर था वो उसकी 99 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो उसने इन दो का डिफरेंस करके yt-2 में से yt-1 को सब्ट्रैक्ट किया और उसके डिफरेंस को पहले एलिमेंट में स्टोर किया। इसी तरह तीसरे में से दूसरे को माइनस किया और दूसरे में उसकी वैल्यू सेव की, फिर चौथे में से तीसरे को माइनस किया और तीसरे में उसकी वैल्यू सेव की। तो इस तरह हमारे पास एक आखिर में एक वेरिएबल एक ऑब्जर्वेशन कम होगी और जो हमारा डिफरेंस का वेक्टर बना वो 98 ऑब्जर्वेशंस पे 98 की लेंथ का बना। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस LC का है वो किस तरह से प्लॉट होता है। तो इसका जो प्लॉट आया है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है और हम देख सकते हैं कि ये बज़ाहिर स्टेशनरी मालूम होता है। तो अब हम इसी DLC के ऊपर रन अपना UR.df का टेस्ट रन करते हैं, यानी ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट को रन करते हैं। उसके लिए हम समरी फंक्शन और समरी फंक्शन के अंदर लिखते हैं UR.df का फंक्शन। सबसे पहले टाइम सीरीज स्पेसिफाई करते हैं DLC और इसको हम मॉडल देते हैं, टाइप सिलेक्ट करते हैं, नन बज़ाहिर हमें लग रही है लेकिन हम चेक करने के लिए वैसे ट्रेंड से स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम लैग्स में लिखता हूँ 5 और लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया में सेट करता हूँ AIC और फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उसमें हमारे पास टाइम ट्रेंड सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये मॉडल हमने सही स्पेसिफाई नहीं किया, हमारे पास इंटरसेप्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। तो अब हम पहले इसको ड्रिफ्ट मॉडल पे ट्राई करके देखते हैं। तो ड्रिफ्ट मॉडल पे हमारा इंटरसेप्ट जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट आ गया, यानी 5% पे सिग्निफिकेंट है। तो हम ड्रिफ्ट मॉडल को अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें ड्रिफ्ट मॉडल ही है। तो हमारे पास टॉस स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है -3.09 जो कि फॉल करती है यहाँ पे, यानी वो 5% की क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, लेकिन 1% की क्रिटिकल वैल्यू से हायर है। तो अगर हम अपने टेबल रूल की तरफ जाएं तो हमारी टॉ की जो टॉ की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो टॉ की 5% की क्रिटिकल वैल्यू से लेस है। तो यानी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे और कंक्लूड करेंगे कि हमारी सीरीज स्टेशनरी है। और जैसा कि हमने इस प्लॉट में भी नज़र आ रहा था कि ये सीरीज स्टेशनरी है, वैसा ही हमारे रिजल्ट्स में भी यही शो हुआ है कि हमारी ये टाइम सीरीज LC का फर्स्ट डिफरेंस जो कि DLC में हमने सेव किया वो स्टेशनरी है। तो इसी बेस पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, कि हमने एक टाइम सीरीज ली YT, उसके ऊपर हमने ADF रन किया और हमारे पास नॉन स्टेशनरी आई। तो फिर हम उसका फर्स्ट डिफरेंस लेंगे और फिर हम उसके ऊपर दोबारा ADF रन करेंगे कि क्या वो स्टेशनरी है या नहीं। और अगर वो स्टेशनरी आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 1 है। अगर तो वो डिफरेंस लिए बगैर ही स्टेशनरी है तो फिर हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 है। अगर फर्स्ट डिफरेंस फिर भी वो नॉन स्टेशनरी ही आए तो फिर हम उसके डिफरेंस का डिफरेंस यानी सेकंड डिफरेंस लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर ADF रन करके चेक करते हैं। और अगर वो सेकंड डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी आ जाए तो फिर हम कंक्लूड करते हैं कि उसका ऑर्डर, उस टाइम सीरीज का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 2 है। तो लास्ट में एक प्रैक्टिस है कि अगर आप इस ADF टेस्ट को इस UR.df के फंक्शन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने पिछले एक AR1 मॉडल की वीडियोस में मुख्तलिफ मॉडल्स को जनरेट किया था। तो इस जैसा कि हम UR.df एक
एक एक्चुअल डाटा के ऊपर रन करके देख सकते हैं, तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि हम खुद से कुछ डेटा जनरेट करें अपनी मर्जी के मॉडल के थ्रू, और फिर हम उसके ऊपर ADF टेस्ट रन कर सकें। क्योंकि हमने डेटा खुद से जनरेट किया होगा अपने एक किसी भी खास मॉडल के थ्रू, रैंडम वॉक या मीन रिवर्जन मॉडल के थ्रू, तो हमें पता होगा कि ये सीरीज स्टेशनरी आनी चाहिए या नॉन स्टेशनरी आनी चाहिए। तो फिर हम उसको ADF फॉर प्रैक्टिस ADF.test के थ्रू उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू हमारे ऑगमेंटेड डी की फ्यूलर टेस्ट में भी स्टेशनरी आई है या नहीं आई।